नहीं, मुझे पता है आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगी, इसलिए उससे मैं ही मुकाबला करूंगा। शोभित अमृता को रोकते हुए कहता है। ये बोल शोभित वहां से चला जाता है। वही अमृता गुस्से से आदित्य को देख रही थी। अमृता, सच में तुम आदित्य के जाने के बाद बहुत बदल गई हो। जो अमृता आदित्य को गुस्सा करने से रोकती थी, वो आज खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य नहीं, अमृता की मृत्यु हुई है। आदित्य तो अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है। सुस्मिता पीछे से आते हुए अमृता के कंधे पर हाथ रख कहती है। ये सुन अमृता अपना चेहरा घुमा लेती है। वही मैदान में शोभित और आदित्य आमने सामने खड़े थे। आदित्य शोभित को गुस्से से देख रहा था। वो भले ही अमृता से दूर रहना चाहता था, पर शोभित की अमृता से नजदीकियां देख उसे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। तभी शोभित अपना वही बड्डे सांप जैसा दिखने वाला जानवर बुलाता है। वहीं आदित्य भी अपने उसी गिरगिट जैसे दिखने वाले विशालकाय जानवर को मैदान में भेजता है। आदित्य गुस्से में था, इसलिए पहला हमला वही करता है। उसका जानवर अपनी जीभ से हमला करते हुए उस सांप को जकड़ लेता है। ये देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी शोभित भी मुस्कुराते हुए आदित्य को देखता है। शोभित को मुस्कुराता देख आदित्य गंभीर हो जाता है और तुरंत अपने जानवर की ओर देखता है। वहां शोभित का जानवर एक सांप था, जिस वजह से उस पर पकड़ डीएच बनाकर रखना बहुत मुश्किल था। तभी शोभित का जानवर आदित्य के उस गिरगिट जैसे जानवर को अपनी पूंछ में लपेटते हुए अपनी ओर खींचने लगता है। शोभित के जानवर ने उसकी जीभ को लेकर एक गांठ बंध ली थी, जिस वजह से आदित्य का जानवर खुद को छुद्धा नहीं पा रहा था। तभी शोभित का जानवर एकदम से आदित्य के जानवर को खींचते हुए मैदान से बाहर फेंक देता है और आदित्य का एक जानवर मैदान से बाहर हो जाता है। तभी आदित्य अपनी मुट्ठियां कसते हुए शोभित को घूर कर देखता है। वहीं शोभित उसे देख मुस्कुरा रहा था। तभी आदित्य अपने उस गिरगिट जैसे जानवर को वापस बुलाते हुए क्रिस्टल में बदलकर अपनी अंगूठी में रख लेता है और तुरंत बाद एक दूसरा क्रिस्टल निकालते हुए एक नजर शोभित को देख फिर उस क्रिस्टल को देखते हुए सोचने लगता है। वो याद कर रहा था कि उसने मुकाबले से पहले कैसे उस भेदिए जैसे जानवर को पकड़ा था और दूसरे दिन उसे काबू करने की कोशिश की थी, पर वो उसे काबू नहीं कर पाया था। लेकिन वो भेदिया जैसा जानवर काफी हद तक उसकी बातें मानने लगा था। अभी इस समय उसके हाथ में वही पारदर्शी क्रिस्टल मौजूद था। आदित्य जल्दी से उसे मैदान में फेंकते हुए उस जानवर को बुलाता है। तभी सभी को एक शेर से भी बड़े आकार का भेदिया मैदान में दिखाई देता है। उसके शरीर में कई जगह काले क्रिस्टल लगे हुए थे। तभी वो जानवर आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाता है। उसके चिल्लाने भर से वहां मौजूद लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया था। शोभित भी उस जानवर की शक्ति देख हैरान था। उसके चिल्लाते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। तभी वो भेदिया जैसा जानवर बिना आदित्य की मर्जी के तेजी से शोभित के जानवर की ओर बढ़ता है और अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला कर देता है। उसकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में उस भेदिये ने शोभित के जानवर पर सैकड़ों हमले कर दिए थे। शोभित के जानवर के साथ साथ शोभित को भी बहुत सी चोटें आई थी। वही आदित्य ये देख हैरान था। भले ही उसके जानवर ने खुद से हमला किया था, पर उसने आदित्य के मन में चल रही भावनाओं को समझते हुए ये सब किया था। आदित्य उस भेदिये जैसे जानवर की शक्ति और बुद्धि से बहुत ही प्रभावित हुआ था। तभी वो भेदिया जैसा जानवर शोभित के घायल जानवर को देख मुंह खोलते हुए बिना किसी आवाज के ध्वनि की तरंगे उस जानवर की ओर छोड़ देता है। उस तरंग की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके दबाव से शोभित का जानवर उड़ते हुए दूर जा गिरता है। उस तरंग के रास्ते में आने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हुए थे। तभी आदित्य का जानवर दोबारा से आसमान की ओर देख चिल्लाता है और इस बार आसमान पहले जैसा साफ हो जाता है। वही शोभित जमीन पर बैठ गया था। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तभी अमृता भागते हुए शोभित के पास जाती है और उसे पकड़ डीडीएच कर खड़ा करते हुए कहती है, शोभित तुम ठीक तो हो? वही आदित्य जैसे ही ये सब देखता है तो उसकी मुठियां गुस्से से कस जाती है। उसे अमृता का शोभित के इतना पास जाना और उसकी फिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अमृता आदित्य की ओर गुस्से से देखती है और शोभित को जीन प्राश की गोलियां देकर कुछ कदम आगे बढ़ते हुए अपनी अंगूठी से एक क्रिस्टल निकालकर मैदान की ओर फेंक देती है।
अमृता का जानवर एक सफेद रंग की लोमदढ़ी थी, जिसकी खास ताकत अपने आसपास एक महक छोड़ देख कर सामने वाले को सम्मोहित करना था। वो आसपास के सभी लोगों को जो चाहे वो दिखा सकती थी और एक समय में एक जीव को काबू कर सकती थी। आदित्य को इस समय अमृता के चेहरे पर मौजूद गुस्से से नफरत हो रही थी। तभी वो अपना हाथ सामने करते हुए अपने जानवर को वापस बुलाकर अमृता को देखते हुए कहता है, जीत तुम्हारी हुई, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार समझो। ये देख और सुन अमृता हैरान हो जाती है। तभी आदित्य मैदान छोड़ते हुए वहां से जाने लगता है। जय भी उसके साथ वहां से बिना कुछ पूछे आदित्य के साथ जाने लगता है। शोभित आदित्य के इस फैसले को देख हैरान था। वो उसे समझ नहीं पा रहा था। आदित्य के भाव हर पल बदल रहे थे। तभी अमृता भागते हुए आदित्य के पीछे जाने लगती है। शोभित भी उनके पीछे चला जाता है। कुछ दूर भागने पर अमृता को आदित्य और जय दिखाई देते हैं। वो बार बार उनको रुकने को बोल रही थी, पर वो रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। तभी अमृता पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ नकाबपोश। ये सुनते ही आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसे कोई हैरानी नहीं हुई थी। वो पहले ही समझ गया था कि अमृता और शोभित ने उसे पहचान लिया है। तभी वो पीछे पलटकर अमृता को देखता है और मन में खुद को समझाते हुए कहता है, मुझे शांत होना होगा। भले ही वो अमृता है, पर मैं आदित्य नहीं हूं, मैं युग हूं। हाँ, मैं युग हूं। आदित्य बार बार खुद को यही समझा रहा था। जैसे ही वो सर उठाकर सामने देखता है तो अमृता को एकदम पास खड़ा पाता है। अमृता को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है। वो अमृता के पास जाकर उसे एक बार छूना चाहता था, पर तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे शोभित पर पड़ती है। उसे देखते ही आदित्य की आंखों में वही भाव दोबारा से लौट आते हैं। तभी अमृता आदित्य को देख कहती है, तुम ही हो ना वो नकाबपोश? ये सुन आदित्य कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वह आपकी याददाश्त तो काफी तेज है। मुझे लगा पुरानी यादों की तरह आपने मुझे भी भूल दिया होगा। ये सुन अमृता नासमझी से आदित्य को देख कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुन आदित्य ना में सर हिलाते हुए कहता है, वैसे मुझे पता नहीं था। आप राजकुमारी हैं, नहीं तो मैं भी आपसे मित्रता कर लेता। आपके इस मित्र की तरह मेरा भी भाग्य खुल जाता। मुझे भी कोई छोटा मोटा राज्य मिल जाता। इतनी खूबसूरत राजकुमारी भी मिल जाती। मुझे तो आपके इस मित्र से ईर्ष्या हो रही है। देख लीजिए, अगर आपके दिल के किसी कोने में मेरे लिए स्थान हो तो। आदित्य के इतना बोलते ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। अमृता ने आदित्य के गाल पर थप्पड़ मार दिया था, पर आदित्य फिर भी मुस्कुराते हुए अमृता को देखता है। अमृता की आंखों में आंसू आ गए थे। वो गुस्से से आदित्य को देख कहती है, अपनी सीमा में रहो। मैं किसके लिए क्या करती हूं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जैसे मानसिकता के लोगों को मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं। ये सुन, आदित्य गुस्से से अमृता का हाथ पकड़ते हुए मुद्द कर उसकी पीठ से लगा देता है और उसे एक पेड्डी से टिकाते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लेके जाने लगता है। जैसे ही शोभित ये देखता है तो वो अपनी तलवार निकालकर आदित्य पर हमला कर देता है, पर जय बीच में आते हुए शोभित को रोक लेता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। वही आदित्य को पास आता देख अमृता अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसकी पकड़ डीडीएच से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य की शक्ति अधिक थी, जिस वजह से वो चाह कर भी नहीं छूट पा रही थी। तभी आदित्य अमृता के कानों में कहता है, क्या कहा? आदित्य ने अमृता से और क्या हो पाएगी? ये दोनों फिर से एक जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।